नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल विक्की विद्रोही रिकॉन्टर बाय हार्ट। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नई कहानी, एक नई जिंदगी। हैप्पी बर्थडे राज। नींद में सराबोर मेरी आंखें इन्हीं शब्दों के साथ खुली। हाथों में गुलदस्ता और एक प्यारी सी मुस्कान लिए सामने खड़ी थी नेहा। नीला सूट, सफेद चुनरी, काली बिंदी और झुमके पहने नेहा। मैं उसे एक पल देखता ही रह गया। कितनी सुंदर लग रही थी। उसने आगे बढ़ के मुझे गुलदस्ता दिया और मुस्कुराते हुए मैंने उसे शुक्रिया कहा। मैंने पूछा, मेरा जन्मदिन तुम्हें याद था? बिल्कुल, हमारी शादी के सालगिरह के ठीक 1 महीने पहले तुम्हारा जन्मदिन आता है। वैसे भी मुझे सब याद रहता है, तुम्हारी तरह नहीं हूं कि हर चीज याद दिलानी पड़े, नेहा ने शरारती अंदाज में कहा। इससे पहले मैं कुछ कहता वो फिर बोल पड़ी, सुनो, मैंने इडली सांभर और रसमलाई बनाई है, वो भी सुबह जल्दी उठकर, इसलिए जल्दी बाहर आ जाओ और सुन लो। जैसी भी बनी हो तारीफ करनी पड़ेगी। किसी जीते हुए योद्धा की भांति उसने मुझे छेड़ा और हंसते हुए बाहर चली गई। ऐसी ही थी मेरी नेहा। शादी के बाद विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू थे। उसके बाद मैं कभी समझ नहीं पाया कि कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। अपने आसपास जहां हर आदमी अपनी छोटी से छोटी समस्या में भी दुखी दिखाई पड़ता है, वही नेहा अपनी सभी परेशानियों में भी हर दिन और चुलबुली होती गई। उसके अंदर पत्थर को भी हंसाने की ताकत थी। उसके लिए असीम प्रेम और इज्जत का भाव लिए मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गया और बाहर पहुंचा। नेहा सोफे पर बैठी अपने फोन पर कुछ लिख रही थी। घर को उसने कितने करीने से सजाया था। उसने मुझे देखा और एक तंज दाग दिया। कितनी देर से इंतजार कर रही हूं, बहुत भूख लग रही है और तुम इतनी देर से आ रहे हो। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया? पर क्यों? मैंने पूछा। वह बस मुस्कुरा दी और मेरी थाली में इडली परोसने लगी। आज तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? शाम को ऑफिस से लौटते समय लेकर आऊंगी, उसने मुझसे पूछा। हम अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चले हैं कि अपने घर वालों के लिए भी ठीक से समय नहीं निकाल पाते। नेहा के जवाब में मैंने कहा, मैं तुम्हारा थोड़ा समय मांगता हूं। आज शाम कहीं बाहर चलते हैं, साथ साथ, सिर्फ मैं और तुम। नेहा हंस पड़ी और कह दिया, मैंने अपना सारा समय तुम्हें दिया, तो यह तय रहा, शाम को तुम मुझे दफ्तर से लेने आओगे और फिर हम खाना खाने के लिए किसी अच्छे रेस्तोरेंट चलेंगे। नेहा को ऑफिस छोड़ने के बाद जब मैं वहां से जाने लगा तो मैंने देखा नेहा एकटक होकर व्याकुलता से मुझे देख रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, मानो वह कह रही हो कि रुक जाओ राज, मुझे छोड़कर मत जाओ। परंतु मैंने गाड़ी घुमाई और अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। पर काश मैंने उसकी बात मान ली होती। शाम को मैं ऑफिस से निकल ही रहा था कि अचानक एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, जिसके कारण मुझे ऑफिस में कुछ देर के लिए और रुकना पड़ा। मैंने यह बात नेहा को भी बताई कि मैं उसे लेने नहीं आ पाऊंगा और उसने कहा कि वह खुद ही रेस्तरां पहुंचेगी। मेरे नेहा को यह बात बताने के बाद वह कुछ बोली नहीं और ना ही फोन डिस्कनेक्ट किया। उसने बस इतना कहकर अपना फोन रख दिया, ठीक है, इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। कुछ देर के बाद मैं उस रेस्तरां में पहुंचा। नेहा को वहां न पाकर मैं उसका इंतजार करने लगा। मैंने नेहा के फोन पर कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो स्विच ऑफ था। मैं समझ गया कि यह नेहा की नाराजगी से उत्पन्न शरारत होगी।
कि मैं उसे लेने नहीं आया और इसलिए मैं नेहा के ऑफिस चला गया। वहां मुझे पता चला कि नेहा 1 घंटे पहले ही वहां से निकल चुकी है। मैंने गाड़ी घुमाई और दोबारा रेस्तरां की तरफ बढ़ चला। रास्ते में मैं लोगों को देखता जा रहा था, नेहा दिख जाए, पर वह नहीं मिली। अब मैं कुछ घबरा गया, क्योंकि कई बार नेहा मुझसे नाराज हुई थी, किंतु ऐसा व्यवहार उसने कभी नहीं किया था। नेहा का फोन अभी भी बंद था। मुझे लगा कि शायद नेहा घर चली गई हो, इसलिए मैं भी घर चला गया। घर बंद था और नेहा अभी तक घर भी नहीं पहुंची थी। रात के 9 बज चुके थे। नेहा बिन बताए इतनी देर तक कभी भी आज तक घर से बाहर नहीं रही थी। मेरा दिल गले को आ रहा था, परंतु मैं सोच रहा था कि नाराजगी में मुझे परेशान करने के लिए वह किसी सहेली के घर चली गई होगी और अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए होंगे। सुबह खुद ही आ जाएगी। लेकिन ये कौन सा तरीका होता है? इस पर उसने अच्छा नहीं किया। ऐसा कैसा मजाक कि सामने वाले की जान ही सूख जाए। उस रात मैं सो नहीं पा रहा था और थोड़ी देर में मेरी नींद खुल जा रही थी। सुबह 7 बजे मेरा फोन रिंग होने लगा। वह फोन नेहा का ही होगा ऐसा मानकर मैंने उसे उठाया। सामने से आवाज आई, मिस्टर राज। मैं डर गया और उस अनजान आवाज के बारे में पूछने लगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार है। रेस्टोरेंट के पास जंगल वाली सड़क पर हमें नेहा नाम की लड़की बेसुध हालत में मिली है। आपका नंबर उनके फोन से ही मिला। हम उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप भी जल्द पहुंच जाइए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा शरीर इस त्रासदी का भार सह न पाया और शून्य पड़ गया। मेरा मन शून्य की दशा में चला गया। किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए मैं अस्पताल पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, मैं राज, नेहा का पति। मैं बोला, तो आप आ गए मिस्टर राज? इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार ने जवाब दिया, आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली है कि इतनी सुनसान सड़क पर भी कुछ लकड़हारों ने इन्हें देख लिया और हमें बता दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। नेहा के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई है। वह इस समय रूम नंबर 10 में है। जाइए, आपकी जरूरत है इन्हें। मैं दौड़ता हुआ उस कमरे में पहुंचा और नेहा को देखते ही पत्थर बन गया। नीले कपड़ों में नेहा बिस्तर पर लेटी थी। तमाम मशीनें और डॉक्टर यही बता रहे थे कि वह खतरे से बाहर थी। उसकी आंखें एक टक कमरे की छत पर निहार रही थी। उसके शरीर में सांसों के अतिरिक्त कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। अति मंद गति से चलती उसकी सांसों में भी कितना भार होगा यह सिर्फ नेहा ही जानती थी। कभी न चुप रहने वाली चुलबुली नेहा एक बेजान पुतले की तरह पड़ी थी। यह देखकर मेरे शरीर की ताकत भी बाहर निकल गई और मैं अपने घुटने पर बैठ गया। नेहा की ऐसी हालत मुझसे देखी न जा रही थी। डॉक्टरों ने मुझे संभाला और नेहा के पास बिठा दिया। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था और मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि सुबह मैंने उसे अकेला क्यों छोड़ा। मैंने नेहा के हाथों को स्पर्श किया और कहने लगा, हमें तो बाहर खाने जाना था, अब तुम ही देर कर रही हो। तत्पश्चात मैं चुप हो गया और विलाप करने लगा। मैं नेहा के पास ही रहता और इस बात का ध्यान रखता कि नेहा के इलाज में कोई कमी ना आ जाए। 3 दिनों के बाद नेहा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। मैं उसे पकड़कर गाड़ी तक लाया। उस कूदती फुदकती नेहा को आज अपने पैर घसीटने पड़ रहे थे। यूं प्रतीत होता था मानो वह अपने ऊपर कितने 100 किलो का वजन लाते हुए थी। मैं उसे घर ले आया
जब मेरी गाड़ी मेरे घर के नीचे रुकी तब सब मोहल्ले वाले तमाशा देखने आ गए थे। कुछ लोगों की संवेदनहीन बातें मेरे कान में पड़ने लगी। नेहा और मेरी पीड़ा जानने के बाद भी कोई हमारा हाल पूछने तक नहीं है, बल्कि कुछ लोग अपने घरों की खिड़की बंद करते दिखे। यह लोग उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संवेदनहीन हो चुका है, जिसे अपनी सहेली से फोन पर गप्पे हाँकने के लिए भी कोई खबर चाहिए। वह समाज जो मरते इंसान की सहायता करने के बजाय उसकी तस्वीर खींचने में लगा रहता है। उससे और कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती थी। दुख तो इस बात का था कि हमारे खुशी के दिनों में मदद और मानवता की डींगे हाँकने वालों ने आज एक लड़की को इंसान मानने से भी इनकार कर दिया था। परंतु मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। नेहा आज भी मेरे लिए उतनी ही खास और मूल्यवान थी जितनी कि पहले। अत्यंत भारी मन से मैं नेहा को घर के अंदर लाया और उसी बिस्तर पर लिटा दिया जिस पर से नेहा ने मुझे 3 दिन पहले उठाया था। उसे देखकर मैं बस यही सोच रहा था कि उस दिन नेहा मेरे उठने का इंतजार कर रही थी और अब ना जाने कितने दिनों तक मैं उसके उठने का इंतजार करता रहूंगा। मैंने तोहफे में उससे उसका सिर्फ थोड़ा सा समय मांगा था, परंतु वह इस स्वरूप में मिलेगा मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात हो चली थी, इसलिए नेहा को वहीं छोड़कर मैं नीचे उसके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करने चला गया। वहां फ्रिज में नेहा की बनाई रसमलाई अभी भी रखी थी। उसने मेरे लिए कितने प्यार से बनाई थी। मैं और सामान देख ही रहा था कि अचानक नेहा के चीखने की आवाज आई। सब कुछ छोड़कर मैं ऊपर भागा। नेहा बिस्तर पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वह मुझे मार देगा। वह भ्रम की अवस्था में चली गई थी और उसका मस्तिष्क उसे पुराने घटनाक्रम की तस्वीरें दिखा रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी और शरीर में पसीने का प्रवाह अत्यंत ही प्रबल हो गया। मैं शीघ्रता से उसके पास गया और उसका हाथ थामा। नेहा ने एकाएक मुझे पकड़ लिया। मैं उसे बार बार यह कहने लगा कि सब ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है, वहां कोई नहीं है। मैंने उसे लिटाया और उसके माथे पर हाथ सहलाने लगा। नेहा धीरे धीरे शांत हो गई। मैं उसे अभी भी यही कह रहा था कि मैं उसके पास ही हूँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। नेहा ने कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने देखा उसकी आंखों के एक कोने में एक आंसू की बूंद बह गई। मैं दोबारा उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने के लिए उठने लगा तो नेहा ने मुझे और जोर से पकड़ लिया। वह पुनः व्याकुलता से मेरी तरफ देख रही थी, मानो कह रही हो, रुक जाओ राज, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। इस बार मैंने अपनी गलती नहीं दोहराई। उसके पास बैठा, कुछ देर के बाद यहाँ सो गई। दुख और क्रोध की प्रचंड लहर मेरे मन में उफान पर थी। नेहा को किसी दवा और डॉक्टर से ज्यादा अपनेपन और प्यार की जरूरत थी। उसके चूर हुए आत्मविश्वास को पुनः फर्श से अर्श तक ले जाने की जरूरत थी। नेहा के अंदर चल रही लड़ाई में अब मेरे योगदान की बारी थी और मैंने भी यह निश्चय कर लिया था कि मैं उसे पहले जैसे बनाकर ही दम लूंगा। नेहा हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों की अनुभूति करती थी और इसलिए उसे सदा तनाव व भ्रम में ही देखता था। यह डर और चिल्लाना अब मानो रोज का सिलसिला हो चला था। उसको शांत करना बहुत मुश्किल काम हो गया था। एक रात मैं नेहा को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। यूं तो वो खाने की शौकीन थी, पर अब एक साधारण रोटी भी वह खा नहीं पा रही थी। अचानक वह रोने लगी। न जाने इस बार उसके मन के किस रथी को तीर लगा था। कहने लगी, मुझे माफ कर दो राज, शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी जो मुझे यह सजा दी गई। मैंने कुछ तो जरूर ऐसा किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे में ही सब कमी है। मैं सबके लिए एक बोझ हूं। इस बोझ से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम मुझे छोड़कर चले जाओ।
अब मैं तुम्हारे योग्य नहीं रही। नेहा के इस स्वरूप की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लड़की किसी निर्जीव में भी प्राण फूंकने का सामर्थ्य रखती थी, वह आज इतनी टूट गई थी कि अपने आप को ही निराशा से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। उसके मुख का तेज कहीं गुम हो गया था। नेहा ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था, पर अब उसने अपने दिल पर न जाने कितनी बातों का भार डाल लिया था कि खुद ही अपने में घुटने लगी थी। मैंने नेहा के आंसू पोंछे और उससे कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तुम कितनी अच्छी हो, सबका ध्यान रखती हो, तुमने कितने असहाय लोगों की मदद की है, और वह आज कितनी अच्छी जगह पहुंच गए। बस अड्डे पर वह लड़की तो तुम्हें याद ही होगी, जो अपने परिवार से बिछड़ गई थी। तुमने अथक प्रयासों से उसे उसके परिजनों से मिलवाया था। वह लोग तुम्हें देवता तुल्य मानते हैं। यदि तुम ऐसा ना करती तो ना जाने उस लड़की का जीवन आज कैसा होता। इसके बाद भी तुम कह रही हो तुम किसी पर बोझ हो। नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की इस दुनिया को बहुत जरूरत है। तुम अभी भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी कि पहले। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। मेरी यह बातें नेहा के मन तक पहुंच रही थी कि नहीं, मैं यह नहीं जानता, परंतु उसकी इन बातों ने मेरे मन को व्यथित कर दिया था। मेरा मन बस यही सोच रहा था कि नेहा कहीं अपने आप को कोई क्षति न पहुंचा ले। कुछ ही दिन के अंतराल में मैंने सभी धारदार और नुकीली चीजों को घर से हटा दिया। ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे ये प्रमाणित हो रहा था कि मुझे नेहा पर भरोसा नहीं था। पर सच तो यह था कि इस बार मैं कमजोर पड़ गया था। मैं किसी भी स्थिति में नेहा को खो नहीं सकता था। मैं रोज उसके साथ बैठता, उससे बातें करता, उसकी तारीफ करता। मैं उसे वह सारी उपलब्धियां गिनवाता जो उसे लोगों का मसीहा दर्शाते हैं। पहले वह अपने प्रियजनों और सहेलियों से बातें किया करती थी, परंतु अब उनके फोन कॉल भी आंसर नहीं कर रही थी। उसने अपने आप को समाज से बिल्कुल अलग कर लिया था। बस पूरे दिन सर झुकाए ना जाने किन किन विचारों से लड़ती जा रही थी। इतना प्रयास करने के बाद भी मैं नेहा की हंसी वापस नहीं ला पा रहा था। तभी विचार आया कि मेरे मित्र की बच्ची नेहा के साथ खूब खेलती थी और उसके साथ नेहा भी खूब मजे करती थी। मैंने सोचा कि यदि वह यहाँ आ जाए तो नेहा को कुछ हल्के पल मिल जाएंगे। यही आस लिए मैं अपने मित्र के घर पहुंचा। घर की घंटी बजाई तो भाभी जी ने द्वार खोला। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बड़े ही अनमने ढंग से मुझे अंदर बैठाया और कुशल क्षेम के बदले बस यही पूछा कि आपको यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं। मैं सब कुछ समझ रहा था, इसलिए अपने लिए शिष्टाचार की उम्मीद नहीं करता था। उस समय मेरे से ज्यादा नेहा महत्वपूर्ण थी। मैं सबका हालचाल ले ही रहा था कि उनकी बच्ची अंकल अंकल करती मेरे पास आने लगी और उसकी माँ ने उसे डांट कर पुनः अंदर भेज दिया। मैंने सीधे ही अपने आने का प्रयोजन बताया। भाभी जी, भाई साहब, मैं नेहा को ठीक करने की तो पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ और उसमें काफी सुधार भी है, परंतु अभी भी वह अंदर से घुटन महसूस करती है। मैंने देखा है कि जब आपकी बेटी हमारे यहाँ होती है तो नेहा उसके साथ खूब खेलती है और हंसी मजाक करती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कुछ देर के लिए यदि आप उसे मेरे यहाँ ले आए तो नेहा को अच्छा लगे। दोनों दंपति एक दूसरे की आंखों में देख के इशारे करने लगे और फिर भाभी जी ने कहा, नहीं, मैं अपनी बच्ची को वहां कभी नहीं भेजूंगी। नेहा तो अपने चाल चलन की सजा भुगत ही रही है। मेरी बेटी उससे मिलेगी तो न जाने क्या क्या सीख जाएगी। मैंने सुना है कि नेहा रात में दफ्तर से निकलकर अपने पुरुष मित्रों के साथ खूब हंस के बातें करती थी। यही सब मेरी बेटी को भी सिखाना चाहते हैं। आपसे अपनी पत्नी तो संभल नहीं रही और उम्मीद करते हैं कि मेरी बेटी उसे संभाले। माफ कीजिए, यह नहीं हो सकता। मेरी बेबसी में बस यही सुनना बचा था।
भाभी जी के माध्यम से हमारा समाज बोल रहा था, जिसके अंदर से मानवता समाप्त हो चुकी है। किसी को भी सुध नहीं थी कि वास्तविकता क्या थी, पर सभी ने अपने अनुसार अपनी कहानी बना ली थी। उन्होंने दोषी चुन लिया, मुकदमा भी चला लिया, उस इंसान को सजा भी सुना दी जो खुद शिकार हुआ था। मेरी नेहा हारी नहीं थी, परंतु इस समाज ने उसे हरा दिया था। मैंने नेहा की पैरवी करते हुए कहा, भाभी जी आपने बिना कुछ जाने नेहा पर ही उंगली उठा दी। इस पूरे वाकया में उसकी लेस मात्र भी गलती नहीं थी। उसकी मनोदशा का आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं उसे पहले जैसा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूं। उसे थोड़ी खुशी मिल जाए इसलिए आपसे सहायता मांगी थी, किंतु आपने तो उसके चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। इतनी बेइज्जती के बाद भी मैंने एक आखिरी कोशिश की और दोस्त की तरफ देखा, परंतु उन्होंने भी अपनी आंखों से वास्तविकता की जगह अपने मोबाइल को ही देखना बेहतर समझा। घर लौटते समय एक लाल बत्ती पर मैं रुका तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति फूल बेच रहा था। उन्हें देखकर मुझे वह गुलदस्ता याद आया जो नेहा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया। मैंने भी उसके लिए एक लाल गुलाब का फूल और एक फूलों का गुलदस्ता खरीद लिया। घर पहुंचकर मैंने एक मुस्कान के साथ फूल नेहा की तरफ बढ़ाया, परंतु वह उसे स्वीकारने की हिम्मत न जुटा पाई। मैंने उस फूल को उसकी गोद में रख दिया और वह गुलदस्ता उसके बगल में सजा दिया। कुछ अंतराल के पश्चात जब मैं पुनः उसके कमरे में आया तब वहां के बदले माहौल को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं दरवाजे पर ही खड़ा होकर उस पल को अपने अंदर समेटने लगा। नेहा उस गुलाब के फूल को हाथों में पकड़े निहार रही थी। उसके मुख पर एक हल्केपन का भाव था। गुलदस्ते को भी नेहा ने अपनी गोद में रखा था, मानो उन फूलों से अपना श्रृंगार कर रही। उन बेजुबान फूलों ने अपने रंगों से एक अजनबी लड़की को, जो तकरीबन पाषाण बन चुकी थी, पुनः जीवित कर दिया था। वही दूसरी तरफ इंसानों ने अपना असली रंग दिखाकर एक हंसती खेलती लड़की की आत्मा को ही मार दिया था। मैं भीतर गया और नेहा को बिस्तर से उठाकर आईने के सामने खड़ा कर दिया। वो बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने एक हार उसके गले में पहनाया और शीशे पर चिपकी एक बिंदी उसके माथे पर लगा दी। धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाकर उसने अपनी आंखों से अपने आप को देखा। तब उसकी भीगी पलकों ने मुझे वह सब कुछ बता दिया जो वह मुझसे कहना चाहती थी। उसके गीले चेहरे के बीच अंततः मुझे वह दिखाई दिया जिसकी प्रतीक्षा मैं कितने समय से कर रहा था। मैंने नेहा की वही मुस्कान उसके चेहरे पर देखी। उसने मुझे गले से लगा लिया। अब आंखें नम होने की बारी मेरी थी। मैंने प्रोत्साहित होकर कई नई एवं सुगंधित फूल उसके कमरे में रख दिए। सुंदर तस्वीरें बड़ी करवाकर दीवारों पर लगा दी। उन तस्वीरों में उगता सूरज, उड़ते पंछी, सुंदर घर, नैसर्गिक सौंदर्य आदि थे। उनमें नेहा की कई तस्वीरें भी थी जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। एक तस्वीर मेरे साथ हमारी शादी के दिन की थी जिसे वह बड़े चाव से निहार रही थी। इन यादों के सिवा मैं उसे और दे ही क्या सकता था। उसको सुरक्षा तो दे नहीं पाया था, इसलिए उसका गुनहगार तो मैं भी था। मेरे प्रयासों से उसके विचार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने लगे थे, परंतु मुझे इस बात का संशय अभी भी था कि क्या मैं कभी भी उसे बिल्कुल पहले जैसा बना पाऊंगा या नहीं। इन प्रयासों में कब समय बीता पता ही नहीं चला। मैं कभी उसको घर से बाहर लेकर जाता, कभी उसके सगे संबंधियों से मिलवाता। मैं उसके भावों का लगातार निरीक्षण करता ताकि उस पर ज्यादा जोर न पड़े, और धीमे धीमे उसमें बदलाव भी आने लगे। अब वह मुझसे सीमित ही सही बोलने लगी थी। उसके इर्द गिर्द सकारात्मक व खुशनुमा माहौल मिलने से उसके मानसिक भ्रम में भी कमी आई थी। यह भी भाग्य की विडंबना ही थी कि वह दिन पुनः आ गया था जिस दिन गत वर्ष मैं उसे शादी के बाद पहली बार अपने घर लेकर आया था। उसने एक खुशहाल जीवन की कल्पना की होगी, परंतु वास्तविक रूप में उसे क्या मिला इसे लेकर वह मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचती होगी।
उस हादसे के बाद हमारे निकटतम संबंधियों के अतिरिक्त किसी ने हमसे मानवता का भी रिश्ता नहीं रखा। एक लड़ाई जहां नेहा लड़ रही थी, वहीं एक लड़ाई मुझे भी लड़नी थी। अपने ऑफिस में ही मैं कितनी नजरों का शिकार हुआ। लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आया था। इंसानों के बीच इंसानों की क्या जगह है, यह भी मैंने इसी समय महसूस किया। इन सबके मद्देनजर मेरा एक नियम बिल्कुल स्पष्ट था कि नेहा के साथ कोई हो ना हो, मैं तो जरूर रहूंगा। हम दोनों को एक छत के नीचे रहते 1 साल हो गया था। अपनी शादी की पहली सालगिरह पर नेहा को क्या उपहार भेंट करूं, इसका निर्णय भी कठिन था। यही सोचते सोचते नेहा के बिस्तर के समीप एक कुर्सी पर बैठ मेरी आंख लग गई। अगले दिन मेरी नींद इन शब्दों से खुली, हैप्पी एनिवर्सरी राज। हाथों में गुलदस्ता और एक प्यारी सी मुस्कान लिए सामने खड़ी थी नेहा। नीला सूट, सफेद चुनरी, गले में हार और माथे पर बिंदी। नेहा को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। नेहा ने यह लड़ाई आखिरकार जीत ली थी और जीते हुए योद्धा की भांति वो मेरे सामने शान से खड़ी थी। खुशी की सभी सीमाओं को पार करके मेरे अश्रुओं ने उसका अभिवादन स्वीकार किया और उसे गले से लगा लिया। खुशी में गदगद मेरे कंठ को शब्द नहीं मिल रहे थे। इतने अनमोल तोहफे कि मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं बस इतना ही कह पाया, तुम्हें भी आज का दिन और एक नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद दोस्तों, मैं विक्की विद्रोही। कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।